हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिवम केशरवानी। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन सीरीज थर्ड। किसी स्टूडेंट के कमेंट पे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का अगला पार्ट। मैं अब पीरियोडिक टेबल को पूरा खत्म करूंगा और फिर उसके बाद किसी नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल बिना किसी देरी के। और आज मैं बात करूंगा पीरियोडिक टेबल में कुछ थ्योरेटिकल बातें। और पीरियोडिक टेबल में कुछ थ्योरेटिकल बातें ये हैं कि आज मैं स्टार्ट करूंगा इवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या मैं बता रहा हूँ? आज मैं बात करूंगा इवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? बेसिकली वो अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। बेसिकली पीरियोडिक टेबल क्या है? वो एक अरेंजमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स आपको उस समय पता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस में है, तो उनको आप हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते जाओ। ठीक है, अरेंज करते जाओ इस तरह से। ठीक है, तो यही जो होता है वो पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो सबसे पहले क्या किया, अब पीरियोडिक टेबल को में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया और उस तरह से रखा गया, अरेंज किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले लेवॉइसियर है। लेवॉइसियर जो है हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो लेवॉइसियर का क्लासिफिकेशन था, उन्होंने एलिमेंट्स को, ये पहली बात तो इनको याद रखिए, फादर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो उन्होंने एलिमेंट्स को जो क्या किया, उन्होंने मेटल्स में और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया। जितने भी एलिमेंट्स थे, तो जो मेटल्स हुआ करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करके कैटायन बना देते हैं। किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं। उसी तरह नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एनायन बना लेते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जा करते हैं। तो उन्होंने एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन ये फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जब मेटलॉइड का डिस्कवरी हो गया, मेटलॉइड का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी का इंटरमिक्स हुआ करता है। ठीक है, वो ना तो मेटल ही होता है ना तो नॉन मेटल ही होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। अब मेटलॉइड जो होता है, जैसे ही डिस्कवर हुआ मेटलॉइड, तो मेटलॉइड के डिस्कवर होने के बाद ही लेवॉइसियर का क्लासिफिकेशन फेल हो गया। और मेटलॉइड होते क्या हैं? तो ये जो होते हैं मेटलॉइड को आपको याद कर रखना है। मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से तेरी पूजा आती है। तो याद कर लीजिए, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से तेरी पूजा आती है। तो इस तरह से आप मेटलॉइड को आप याद कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉट्स हाइपोथेसिस। ठीक है, ये फेल हो गए क्योंकि यहाँ पे मेटलॉइड आ गया। तो प्रॉट्स हाइपोथेसिस की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने ये बोला कि जितने भी ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? एक फंडामेंटल एलिमेंट के बने होते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन के मास के ही सब इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर में होना चाहिए। जैसे कि किसी भी एक चीज और याद रखिए, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 1 mu होता है। कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट हुआ करता है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करो लिथियम है, तो लिथियम का मास नंबर, एटॉमिक मास जो होता है वो 7 होता है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। तो लिथियम का एक एटम जो होता है वो 7 mu होता है, लिथियम के एक एटम का मास। ठीक है, 7 mu मतलब कि 7 हाइड्रोजन का बना होगा, 7 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 7 हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिल करके लिथियम को बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का जो होता है तुम्हारा 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अगर कार्बन है, तो कार्बन अगर उसका एटॉमिक मास 12 है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 इंटू 1H1, मतलब मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो 12 mu हो जाएगा। तो ये बोले, लेकिन ये तब गलत साबित हुए जब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास वालों का। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का पॉइंट में दिया हुआ एटॉमिक मास 35.5, तो 1 एटम ऑफ क्लोरीन अब आप लिखोगे तो हाइड्रोजन 35 है और आधा है, तो 35 इंटू 1H1 तो समझ में आता है। लेकिन हाफ इंटू 1H1 क्या होता है? आधा हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स होंगे उनके लिए प्रॉट हाइपोथेसिस एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के बने नहीं होते हैं। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है इनका भाई साहब का। तो ये चीजें जो होते हैं, इन चीजों के कारण ये जो फेल हो गए। ठीक है, ये फेल क्यों हुए? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दोज एलिमेंट हैविंग द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, जैसे कि क्लोरीन 35.5 हो गया, ही फेल्ड। अब क्वेश्चन पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉट हाइपोथेसिस फेल हो गया? तो आंसर है, ये सब क्या है? इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल नहीं है। जबकि ये जो होता है फ्रैक्शनल, इसको हम 25/2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि जो पॉइंट वाला हो, जो फ्रैक्शनल हो, वो वाला जो होता है वो फेल्ड हो जाता है, प्रॉट हाइपोथेसिस फॉलो नहीं होता है उसमें। तो इसलिए प्रॉट हाइपोथेसिस भी फेल हो गए, उन्होंने क्लासीफाई नहीं कर पाए वो, मतलब कि किसी का भी एटॉमिक मास वो नहीं बता पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉबर्नियर ट्रेट की। डॉबर्नियर ट्रेट जो होता है, उन्होंने क्या बोला कि अगर इन्होंने जो होता है, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। किसका? 1 2 3।
तो 3 एलिमेंट्स का उन्होंने एक ग्रुप बनाया। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यार अभी तक जितनी भी बातें होंगी ना सब एटॉमिक मास पे ही बातें होंगी, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हम अरेंज कर दें, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, मान लेते हैं लेट्स से 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड है और सबका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है। तो आप समझ में आ रहा है ये आपको ना क्या लिखा हुआ है, ये पसीना आ गया थोड़ा इसीलिए खराब हो गया यहाँ पे। तो आपको याद रखना होगा कि एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स होते हैं और हर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है अगर सेम है, ये कंडीशन है कि एक्स वाई जेड 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं और सबके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम है और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए, ठीक है, मतलब इसका एटॉमिक मास बड़ा हो इससे, उसका इससे बड़ा हो, ठीक है। तो याद रखना होगा कि एटॉमिक मास जो होता है वो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और तीनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं, तो जो बीच वाले का एटॉमिक मास होता है वो पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज हुआ करता है। तो एटॉमिक मास ऑफ y इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ x प्लस एटॉमिक मास ऑफ z अपॉन 2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यही बोलता है द एटॉमिक मास ऑफ बीच वाला एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उसी तरह एग्जाम्पल फटाफट देख लीजिए, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। अब क्या है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, ठीक है, 7 है, 23 है, 39 है, 7, 23, 39 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। दूसरी बात, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्यों? क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस पोटेशियम बाय 2, लिथियम प्लस पोटेशियम बाय 2, इसका 7, इसका 39 है, जोड़ दो, उसका एवरेज निकाल दो, 23 आ जाएगा। 23 सोडियम का है, हम देख लें रिजल्ट, हम देख लेगा हाँ हमारा रिजल्ट सही है। तो डॉबर्नियर ट्राइड रूल इस तरह से एप्लीकेबल हुआ करता है। फेल इसलिए ये हो गया बिकॉज दीज आर नॉट अप्लाइड इन मेनी मोर ग्रुप्स, ये कुछ ही ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है, वो बहुत ज्यादा ट्राइड नहीं बना पाए, मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बना पाए, क्योंकि बाद में एवरेज करते थे तो बीच वाले का के बराबर नहीं आता था उसका एटॉमिक मास, तो कांट बी अप्लाइड इन मेनी मोर ग्रुप्स, ठीक है। ट्रिक, अच्छा, डॉबर्नियर ट्राइड ग्रुप के एग्जांपल्स देते हैं क्वेश्चन में, पूछता है कि इनमें मतलब 3-3 एलिमेंट का सेट दिया करता है ऑप्शन में, 3-3 एलिमेंट का सेट दिया करता है ऑप्शन, और पूछता है कि इनमें से कौन जो है वो डॉबर्नियर ट्राइड रूल को फॉलो करता है। तो ट्रिक हमारे याद रखिए, डॉबर्नियर ट्राइड रूल जो है ये वहीं लगेगा जहां पर ये, इसको अब लिख दीजिए एटॉमिक नंबर, जहां पर एटॉमिक नंबर का अंतर या डिफरेंस लगातार 8 या 18 हो। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो अब एग्जाम्पल जैसे हम सॉल्व करेंगे वहां आ जाएगी, फिर से देख लीजिए, ये वहीं लगेगा जहां पे एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है वो या तो 8 का हो या तो 18 का हो। आ जाइए आप एग्जाम्पल्स पे अगर हम बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम, कुछ नहीं करना है। अब आप ये मत दिमाग लगे कि अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप क्या करेंगे, इसका आपको एटॉमिक मास याद हो ना हो, ठीक है, एटॉमिक मास याद हो ना हो, यहाँ पर एटॉमिक मास याद हम लिख दिए थे, ठीक है। तो आप इन दोनों का एवरेज लिख के बता दिए कि भैया सोडियम का ये होगा और ये डॉबर्नियर ट्राइड रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको केवल पूछना है, केवल बताना है आंसर में कि डॉबर्नियर ट्राइड रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं करना। एटॉमिक मास पे तो आप जाइए ही मत, एटॉमिक नंबर जनरली सबको याद होता है, तो एटॉमिक नंबर अगर हमको याद है तो देखिए 3 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 8, और 11 और 19 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 8। मगर मतलब ये है कि अगर डिफरेंस 8 का हो या डिफरेंस 18 का हो, इसका मतलब कि डॉबर्नियर ट्राइड रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंस अगर देखें इन दोनों के एटॉमिक नंबर के, याद है ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस लगाना है ट्रिक में। तो अगर 18 का है और इनके बीच में भी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 का है, तो भैया यस, ये डॉबर्नियर ट्राइड रूल फॉलो कर रहा है। उसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन में भी एटॉमिक डिफरेंस जो होता है एटॉमिक नंबर का वो 8 है, यस, ये भी फॉलो कर रहा है। अच्छा, इस वाले सीरीज से एक एनालिसिस हम निकाल सकते हैं इस वाले ग्रुप से कि भैया इसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये सेम ग्रुप वाले होते हैं, सारे के सारे एक ग्रुप वाले हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई पूछते भैया डॉबर्नियर के हिसाब से हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ होता है, तो आंसर है हैलोजन फैमिली के ऊपर होता है। तो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अबव द हैलोजन बाई डॉबर्नियर ट्राइड रूल अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर। उसी तरह यहाँ पे 8 और 18 का डिफरेंस है, तो भैया ये नहीं होगा, क्योंकि या तो दोनों में 8 का डिफरेंस होता है या तो दोनों में 18 का डिफरेंस होता है। अब एक में 8 का दिया हुआ, एक में 18 का दिया हुआ, तो ये डॉबर्नियर ट्राइड रूल को फॉलो नहीं करता है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल देख लीजिए क्या है। न्यूलैंड भैया ये बोले कि अगर एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एक चीज आप देख रहे हो, अभी तक हर बार क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास की क्राइटेरिया को लिए चले हैं। तो इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन फर्स्ट एंड 8th हैव द सेम प्रॉपर्टीज। जो पहला और 8वां एलिमेंट होता है उनका प्रॉपर्टी सेम होता है, जैसे कि संगीत वॉवेल नोशन होता है।
संगीत वॉवेल नोशन होते हैं। क्या? सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा। तो 8वां बार फिर सा आ गया, तो मतलब कि फर्स्ट और 8th वाले का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है, क्योंकि वो सेम ग्रुप में आ गया, वो सेम वर्टिकल लाइन में आ गया। उसी तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट का, या यहां से अगर फर्स्ट शुरू करें तो ऐसे करेंगे तो 8th एलिमेंट ये होगा। तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी हुआ करा करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेम हुआ करा करता है। बात समझ में आ रही है? जस्ट लाइक संगीत वॉवेल नोशन। नेक्स्ट बेरिलियम, आर्गन, ये हो गया ये समय। अब एक चीज और, न्यूलैंड के समय में यहाँ पर जीरो ग्रुप जो होता है वो और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जीरो ग्रुप और डी ब्लॉक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो जीरो ग्रुप, यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एक तो जीरो ग्रुप और दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं यहाँ पे डिस्कवर ही नहीं होते न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के समय। तो उस टाइम क्या था, बस यहाँ देखो फ्लोरीन के बाद यहाँ पर क्या, नियॉन नहीं आया, तो 8वां एलिमेंट नियॉन की जगह यहाँ पे सोडियम आ गया, ठीक है। तब जो होता है इसमें फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम हुआ करा करता है। और यहाँ पर हम एक चीज हम क्लियर कर लिया कि भैया ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, अप टू कैल्शियम ओनली। दूसरी बात, उस टाइम में जीरो ग्रुप जो होता है वो उस डिस्कवर नहीं हुआ था, और डी ब्लॉक जो होता है डिस्कवर नहीं होगा। सो इसीलिए जहां जीरो ग्रुप आया होगा तो वहां ये फेल हो गया होगा। तो बस ये कैल्शियम तक जो होता है वो वैलिड है। नेक्स्ट अगर हम बात करा करते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर ली, हम न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की बात कर लिए। अब हम बात करेंगे लोथर मेयर कॉन्सेप्ट की। वह लोथर मेयर कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है। याद रखना, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम के बीच में जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो, और अब रट लो, सिंपल रटने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास जो होता है उनके बीच में हम क्या कर दिए, ग्राफ जो होते हैं इस तरह से प्लॉट कर दिए। तो ये जो ग्राफ, जो भी इनका ग्राफ मिला, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था। तो जो टिप ऑफ द ग्राफ हुआ करता है वो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, ये अल्कलाई मेटल्स होते हैं, हलीना, करे, रब से फरियाद तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके द्वारा ऑक्यूपाइड होता है। और ये जो ग्राफ जो होता है ऐसे नीचे जा रहा है, पहले फिर ऊपर जा रहा है। तो नीचे जा रहा है मतलब ये डिसेंडिंग पोर्शन है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ये डिसेंडिंग पोर्शन है। तो जो डिसेंडिंग पोर्शन हुआ करते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के द्वारा ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। और जो असेंडिंग पोर्शन हुआ करते हैं, जब ऊपर चढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है, तो जो असेंडिंग पोर्शन हुआ करा करते हैं वो जो होते हैं वो हेलोजन्स के द्वारा जो होता है ऑक्यूपाइड है। तो क्या हमको याद रखना है कि जो पिक हुआ करा करता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के द्वारा ऑक्यूपाइड है, जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं। जो डिसेंडिंग पार्ट हुआ करता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, एल्कलाई मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के, और थोड़ा सा उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले हुआ करते हैं सेकंड ग्रुप के। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो डिसेंडिंग पोर्शन को ऑक्यूपाई करते हैं। असेंडिंग को कौन करता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, असेंडिंग वाला जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला करता है, मतलब हेलोजन फैमिली 17th ग्रुप का। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बॉटम ऑफ द कर्व है ना, कर्व का जो बॉटम होता है, तो हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट जो होते हैं दे आर फाउंड, डी ब्लॉक और हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट जो होते हैं वो बॉटम पार्ट ऑफ कर्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नोट, ये रटने वाली बात है कि हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट जो होता है वो ऑस्मियम का होता है, ओएस का 22.5 ग्राम पर सीसी, और इरिडियम का जो होता है वो 22.61 ग्राम पर सीसी, ठीक है। क्यों लोथर मेयर कॉन्सेप्ट फेल हो गया, भैया ये सब कुछ सही था, ठीक है, सेम साइज, ठीक है, सब कुछ सेम था, मतलब कि हर सेम पोजीशन पे जो होता है प्रॉपर्टी सेम हुआ करता है, मतलब हर कर्व के असेंडिंग पोजीशन में अगर हेलोजन है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ये उन्होंने बहुत सही कॉन्सेप्ट दिया था लोथर मेयर ने, मगर ये फेल इसलिए हो गए क्योंकि हम इतने सारे एलिमेंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए फेल होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्राफ था। फिर आए मेंडलीव भैया, मेंडलीव पीरियड टेबल बोले कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन देयर इज अ रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज। अभी भी एटॉमिक मास ही चल रहा है, सॉरी अगर मैं तेज चल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, वीडियो को छोटा रखना है ना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्राइटेरिया अभी भी चल रहा है। उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया, अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। तो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, एक रिपीटेशन इन प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होती है एक समय के बाद। जैसे होता है ना कि अभी से चले आगे बढ़ते हैं, फिर 10 सेकंड बाद या कुछ स्टेप्स के बाद फिर से प्रॉपर्टी वही आ गई, ठीक है, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस टाइम क्या होता है, मेंडलीव के समय एटॉमिक मास ही जो था वो क्राइटेरिया था, और वहां पे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी था,
ठीक है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी था मतलब कि प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा था। मेंडलीव के समय याद रख लीजिए आप 63 एलिमेंट्स जो होते हैं वो जाने गए थे, 63 एलिमेंट्स ही पता थे। और मेंडलीव में क्या किया उन्होंने 7 पीरियड्स में, मतलब पीरियड्स क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में 7 पीरियड्स में, और इस तरह से ये देखो ये जो होते हैं 1 2 3 इस तरह से 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 8 ग्रुप्स होते हैं, ये वर्टिकल ग्रुप्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, अब 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे, टोटल ग्रुप्स क्या है 8, मतलब वर्टिकल कॉलम जो है वो 8 हैं, तो मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8, और हर वर्टिकल कॉलम जो हर ग्रुप का जो होता है वो 2 सब ग्रुप होता है ए और बी, हर ग्रुप का जो होता है वो 2 सब ग्रुप होता है ए और बी। तो फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप, लेकिन जो 8th ग्रुप था ना वो 3 सब ग्रुप में डिवाइड था, ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप, सी सब ग्रुप, ए बी सी में डिवाइड था। अरे बात समझ में आ रही है आपको, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेरिट्स इन, ये मतलब ये बड़े लकी साबित हुए थे, क्यों, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम ग्रुप में, इन्होंने इस तरह से अरेंज किया था ना 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं वो सेम ग्रुप में दिख गए, जैसे कि आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा जाता है। उसी तरह उस टाइम भी इनका किस्मत बड़ा अच्छा था कि इन्होंने बड़ा सही काम किया कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम ग्रुप में दिख जाते थे। ठीक, नाउ फ्रैक्शन, नाउ प्रोडक्शन। अब एक तो मेरिट ये हो गया, दूसरी बात ये इतने बड़े मतलब इनको भविष्यवाणी देखने आता था जैसे, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजर टाइप के थे। कैसे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडिक्शन कर दिया कुछ एलिमेंट्स की, भविष्य में अगर कोई एलिमेंट खोजा जाएगा तो बस यहीं रखा जाएगा, भविष्य में अगर कोई एलिमेंट खोजा जाएगा तो बस यहीं रखा जाएगा। कैसे, एल्यूमिनियम के साथ उन्होंने जगह छोड़ के उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ जगह छोड़ दो और इसको आप कह दो ई का एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के बाद। उस तरह बोरॉन के बाद उन्होंने जगह छोड़वा दी, उसको बोला ई का बोरॉन, मतलब बोरॉन के बाद। उसी तरह सिलिकॉन के बाद जगह छोड़ दिया अपने टेबल में और उसे कह दिया ई का सिलिकॉन। उसी तरह मैग्नीज के बाद जगह छोड़ दिया, यहाँ पे ये तो बाद में हम रख रहे हैं ना, ये उस समय खाली जगह था, गोला था बस, तो मैग्नीज के बाद जगह छोड़ दिया, उन्होंने उसे उस जगह को कह दिया ई का मैग्नीज। ठीक है, तो बाद में जब थोड़ा समय बीतते गया तो यहाँ पर जो होता है वो इसी के प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट होता है यहाँ पे फिट हो गया, तो इसलिए उनको बोला जाता है कि बहुत बड़े भविष्यवाणी वाले आदमी थे भैया, इस तरह से एस्ट्रोलॉजर वाला काम करा करते थे। तो इस तरह से उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किया था, इससे सही हो गया। ट्रिक क्या याद करने का, गंगा से जमुना तक, बस ऐसे याद कर लो, काम खत्म, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। गंगा से जमुना तक अगर आप याद करो, गंगा मतलब होता है गैलियम, गैलियम मतलब होता है, अब तुमको याद होना चाहिए कि गैलियम जो होता है एल्यूमिनियम के बाद आता है, उसी तरह स्कैंडियम जो होता है वो बोरॉन के बाद, उसी तरह जर्मेनियम जो होता है वो सिलिकॉन के बाद, उसी तरह टेक्नीशियम जो होता है वो मैंगनीज के बाद। तो जमुना मतलब जर्मेनियम, टेक्नीशियम मतलब तक, गंगा गैलियम और से मतलब स्कैंडियम। तो इसको आप रट लो, बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक बताया। दूसरी बात, तीसरा मेरिट ये था कि मेंडलीव का, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो उन्होंने करेक्ट किया, मेंडलीव नहीं करेक्ट किया एटॉमिक मास, तो उसके लिए ट्रिक है यू बेईमान इंसान और पिटोगे, यू बेईमान इंसान और पिटोगे, फटाक से याद हो गया। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर करेक्टेड बाय मेंडलीव, तो आंसर है यू बेईमान इंसान और पिटोगे। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फटाक से टिक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमेरिट्स, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। तो व्हाट वर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब कि मेंडलीव ने के क्या डीमेरिट्स थे, क्या उनके लिमिटेशंस थे। पहली बात, मेंडलीव ने कभी भी हाइड्रोजन का पोजीशन जो होता है उन्होंने कंफर्म नहीं किया, तो वो कंट्रोवर्शियल थे। हाइड्रोजन हम कहाँ रखें, उस हाइड्रोजन हमको एल्कलाई मेटल वाले ग्रुप में रखना चाहिए, हलीना क्रेरप्सिफेरिया जो हम पढ़ते हैं, तो मतलब कि एल्कलाई मेटल्स में ऊपर रखना चाहिए, या हाइड्रोजन जो होता है वो उसको हमको वहां रखना चाहिए, कहाँ पे, हेलोजन में, जहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जैसे फ्लोरीन है 9, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दो तो वो इनर्ट गैस जो होता है 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10, तो वो इनर्ट गैस जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हाइड्रोजन को भी क्या है 1H1 होता है, तो उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2H। ठीक है, ऐसा मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि वो भी क्या हो रहा है, वो जो होता है वो उसको क्या कहते हैं हम, जीरो ग्रुप में जितने भी इनर्ट गैसेज होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पा लिया। तो उसको हम या तो 1H1 देखें, जैसे कि एल्कलाई मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट हुआ करते हैं, तो यही नहीं समझ में आता कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें, फर्स्ट में रखें या 17 ग्रुप में रखें। ठीक है, दूसरी बात, आइसोटोप्स का पोजीशन क्लियर नहीं था यार, एक ही हाइड्रोजन को आप प्लेस करो हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं यार भाई, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, 1H1, 1H2, 1H3। डिफरेंस इन द एटॉमिक मास अगर होता है तो वो आइसोटोप कहलाता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कंट्रोवर्शियल था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो है वो भी कंट्रोवर्शियल था। एनोमलस पेयर मतलब होता है कि हम जानते हैं कि मेंडलीव ने जो होता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आप यहाँ पढ़ेंगे, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास,
तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक मास जो होता है वो अरेंज हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, कुछ एनोमलस पेयर थे, कुछ गड़बड़ हो गए थे मेंडलीव के टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक मास बढ़ने के बजाय घट जा रहा था। जैसे 39.9 है तो 39.09 हो गया। तो ये जो आपका पेयर है इसको आपको याद करना है, ट्रिक याद कर लीजिए। आमिर खान तेरी इनकम थाली परोसो कोई नहीं, याद हो गया। आमिर खान तेरी इनकम थाली परोसो कोई नहीं, फटाक से याद हो गया। तो ये थे इनके डीमेरिट्स। एक और डीमेरिट्स है लास्ट उनका, दो और हैं कि जो अनलाइक एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रख दिए हैं उन्होंने। अब सोचो ना, अनलाइक एलिमेंट्स हैं तो उनको सेम ग्रुप में क्यों रखे, उनको अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए ना। उन्होंने फर्स्ट से सेवेंथ ग्रुप में उसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। तो यहाँ भी अगर फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं तो ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप में क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एल्कलाई मेटल्स को उन्होंने प्लेस कर दिया। और जो बी सब ग्रुप है उसमें उन्होंने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिसे हम कॉइनेज एलिमेंट भी कहते हैं, कॉइनेज एलिमेंट, COINAGE, इन्हें हम कॉइनेज मेटल्स भी कहा करते हैं, इनको रख दिया उसी ग्रुप के अंदर, बी सब ग्रुप में। तो ये है तो सेम ग्रुप के ही ना, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कितनी अलग है, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली लेस रिएक्टिव है। तो इसीलिए ये भी इनकी गलती बात थी, ये इनका एक लिमिटेशन था। दूसरी बात, लाइक एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, अनलाइक एलिमेंट को सेम ग्रुप में और लाइक को अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम हो गया, ये नोबल मेटल्स होते हैं, लेकिन इनको सेम ग्रुप में ना रख के अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो नोबल मेटल्स जो होते हैं इनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन अलग अलग ग्रुप में रख दिया। फिर आए मॉजले भैया। मॉजले का एक्सपेरिमेंट ये था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेटल का एक सरफेस लिया, उसमें हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया और फिर इससे निकलने वाली जो एक्सरेज होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे हम मेटल को चेंज करेंगे तो इसका मतलब कि मेटल का जेड जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है चेंज होगा। सपोज करो एक बार उन्होंने सोडियम को ले लिया, एक बार उन्होंने एल्यूमिनियम को ले लिया, एक बार उन्होंने सोडियम को ले लिया, एक बार उन्होंने पोटेशियम को ले लिया, दोनों मेटल हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अलग अलग मेटल को चेंज किया और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया, तो मेटल चेंज किया मतलब कि जेड चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो ऑफ एक्सरे जो होती है वो चेंज हो रही है। तो सरफेस ऑफ मेटल पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया, देन ही नोटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरेज एंड ऑब्जर्व दैट कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एमिटेड एक्सरे वाज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है। तो रूट वी प्रोपोर्शनल टू जेड, ये मॉजले का इक्वेशन, आप इसको रट लीजिए, आप हर जगह काम आएगा। तो रूट वी प्रोपोर्शनल टू जेड, रूट वी प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो ए जेड माइनस बी लग जाएगा, रटिए। तो ए जेड माइनस ए बी, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो रूट वी बराबर ए जेड तो लिख लिए और प्लस कर देंगे और ब्रैकेट में लिख के माइनस ए बी लिख दिए। तो ये जो होता है इक्वेशन जो होता है वो शो करा करता है y बराबर mx प्लस सी। किसके बीच में ग्राफ हमको प्लॉट करना है, तो रूट वी और जेड में, मतलब रूट वी को हम y मान लेते हैं और जेड को हम x मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये z जो है वो x है, तो इसके साथ जो भी होता है वो m होता है। m क्या होता है, बेसिकली वो स्लोप होता है, ठीक है, उसे हम टेन थीटा भी कहते हैं, टेन थीटा से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये a जो होता है वो तुम्हारा स्लोप होता है जिसे हम m कहते हैं, और जो यहाँ बचा mx के साथ वो तुम्हारा इंटरसेप्ट हुआ करता है। ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है इसको फॉलो करता है, तो रूट वी और जेड में स्ट्रेट लाइन ये होता है, ये वाला फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट हुआ करता है, इसको आगे ले जाओगे तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेगा ना, जब जो इंटरसेप्ट बनेगा वाई एक्सिस पे, तो वो जो होता है वो नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है इसके, तो जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, माइनस ए बी है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मॉजले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉजले। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, मॉजले के अनुसार। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉजले भैया बड़ा सही काम किए, इनके मॉजले के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा करेक्टफुल मीनिंग होता है अगर हमको अरेंज करना है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। तो अब कहानी शुरू होती है, स्टार्ट हुआ करा करती है कहानी एटॉमिक नंबर की, ठीक है, जेड की, एटॉमिक नंबर की कहानी शुरू होती है मॉजले के एक्सपेरिमेंट से। फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज किया गया, अब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। एंड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज अ रिपीटेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मतलब थोड़े से समय के बाद प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो रही है, लेकिन कब, जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो एक लाइन होती है, इसको आप रट लीजिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं, पीरियोडिसिटी जो होती है उसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आया करती है, ठीक है।
तो अगर एटॉमिक नंबर के स्टाइल में अगर हम अरेंज करें तो प्रॉपर्टी जो होता है एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होती है, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ही इनर्ट गैसेस को जो होता है वो इंट्रोड्यूस करवा गया, इंक्लूड किया गया, इंक्लूडेड। तो इनर्ट गैस जो 0 ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, जो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहने के लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसको रामसे की तरह इंक्लूड किया गया था। रामसे, राम भगवान जो है रामसे, तो उन्होंने जो होता है वो 18 ग्रुप को जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने इंक्लूड किया, 0 ग्रुप में उसे कह दिया गया। फिर एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया 7 पीरियड्स में और 9 ग्रुप्स में। मेंडलीव में 8 ग्रुप्स ही थे, यहाँ पर 9 ग्रुप्स हो गए, तो एक ग्रुप बढ़ गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, ठीक है। 7 पीरियड से 9 ग्रुप्स ज्यादा कन्वीनियंट होगा, इसीलिए मेंडलीव को मॉडिफाइड कर दिया गया, मॉडिफाइड मेंडलीव लॉ। नेक्स्ट, यहां तक बात आती है खत्म। अब आता है बात लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा। मतलब मजा आ जाएगा आपको यार, पीरियोडिक टेबल ऐसा भी होता है, ऐसे भी ट्रिक्स टेक्निक्स हुआ करा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो काफी लंबा वीडियो ये जा रहा है, लेकिन ठीक है, अब चूंकि थ्योरी है लेकिन आपको समझाना भी जरूरी था, चीजें आपको क्लियर हुआ करा करेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करना। तो एक बार मेरे ख्याल से आप क्या करो, एक बार आंखें बंद कर लो, ठीक है। क्या कर लो आप, एक बार आंखें बंद कर लो और मन में मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आप आंख बंद कर लो और मैं आपको फटाफट बोलते जा रहा हूँ, आप केवल सुनिएगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया कि भैया इस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल ग्रुप्स में, ठीक है। पीरियड्स और ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते थे। सबसे पहले कौन आया भैया, सबसे पहले आया लेवॉइसियर, फिर उसके बाद कौन आया था, लेवॉइसियर के बाद प्रॉट्स आए, फिर डॉबर्नियर आया, 3 हो गए। डॉबर्नियर के बाद फिर न्यूलैंड आया, आंख बंद किया ना, न्यूलैंड के बाद दिमाग लगाओ, फिर जो लोथरमेयर कर्व था वो आया, फिर उनके बाद जो आया मेंडलीव भैया है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद कौन आया भैया, उसके बाद मेंडलीव के बाद कौन आया, उसके बाद आया मॉजले एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और फिर उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो याद करिए कि जो लेवॉइसियर था, हमने लिखा था सबसे पहले, यहाँ लिखा था लेवॉइसियर क्लासिफिकेशन। लेवॉइसियर क्लासिफिकेशन में क्या किया था, एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया गया था मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देकर कैटायन बना लिया करते हैं, बस ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मेटल्स वो होते हैं जो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बना करते हैं। फिर क्यों फेल हो गया लेवॉइसियर क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेटलॉइड का डिस्कवरी हो गया। मेटलॉइड क्या क्या होते हैं भैया, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से तेरी पूजा आती है, ट्रिक याद रखिए। फिर सेकंड पार्ट होता है प्रॉट हाइपोथेसिस। प्रॉट ने बोल दिया कि हर एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन से बना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू जैसे कि लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, तो 1 एटम ऑफ लिथियम बराबर 7 × 1h1। उसी तरह कार्बन है तो 1 एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 × 1h1। लेकिन ये फेल होगा क्यों, जहां पर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता है, जैसे क्लोरीन 35.5, उसमें क्या अब 35.5 हाइड्रोजन एटम तो होता नहीं है, तो 1 एटम ऑफ क्लोरीन बराबर 35.5 × 1h1। तो 35 1h1 तो समझ में आता है, लेकिन आधा हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे, तो इसलिए जो प्रॉट हाइपोथेसिस है वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के लिए अप्लीकेबल नहीं हुआ करता है, तो फेल हो गया। फिर आता है डॉबर्नियर ट्रायड रूल। उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप लिया, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने रखा, और उन्होंने ये बोला कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुआ करा करती है, और फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो सेकंड वाले का हुआ करता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, आप देख लीजिए फटाफट। ये ट्रिक क्या है, वहीं लगेगा जहां पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 और 18 के बीच का आता है। फिर आता है तुम्हारा 8, या तो 8 का होना चाहिए डिफरेंस एटॉमिक नंबर में, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर में ही अगर हम बात करें, ट्रिक हमारे हिसाब से है ना, ट्रिक तो हम मॉडर्न तरीके से लगाएंगे ना, उस समय तो एटॉमिक मास ही चल रहा था, लेकिन मॉडर्न तरीके में एटॉमिक नंबर चलेगा। तो इस तरह से 8 और 18 का डिफरेंस होना, या तो 8 का ही डिफरेंस हो या तो 18 का ही डिफरेंस हो। याद रखना 8 या 18 का एक साथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर न्यूलैंड भाई आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने संगीत वॉवेल की तरह याद किया, सारे गामा पादा नीसा, पहले और 8वें एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी वो सेम होता है। फिर लोथरमेयर है, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास के बीच का क्या किया, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो जो पिक होता है वो तुम्हारा याद करो दिमाग लगाओ, जो उसमें जो कर्व था उसमें जो पिक था वो एल्कलाइन मेटल के द्वारा ऑक्यूपाइड था, और जो उसमें डिसेंडिंग पार्ट था वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के द्वारा ऑक्यूपाइड था, और जो उसमें असेंडिंग पार्ट था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मतलब हेलोजेंस के द्वारा ऑक्यूपाइड थे। याद रखना हाईएस्ट डेंसिटी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑस्मियम और इरिडियम होता है। ऑस्मियम का डेंसिटी कितना होता है, याद करो,
ऑस्मियम का डेंसिटी 22.5, इरिडियम का 22.61 हुआ करता है। हाईएस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट जो होते हैं वो बॉटम ऑफ द कर्व पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेंडलीव भैया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में बात की। और एटॉमिक मास उस समय फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो 63 एलिमेंट थे, 7 पीरियड्स, 8 ग्रुप्स। 9 ग्रुप्स किसमें हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, लेकिन मेंडलीव के समय में 8 ग्रुप्स ही थे। फर्स्ट टू 7 ग्रुप्स जो होते हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड थे, ए बी ग्रुप, बी सब ग्रुप, डैश डैश डैश, सब 7 ग्रुप आया, ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप। लेकिन जो 8th वाला था वो 3 सब ग्रुप में डिवाइड था, ए बी सी। फिर उन्होंने क्या किया, मेंडलीव बड़े अच्छे थे, मतलब कि वो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी वाला काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, गंगा से जमुना तक जो होता है, इका गैलियम, ठीक है, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीशियम को डिस्कवर किया। फिर कुछ एटॉमिक मास के अरेंज किया, यू बेईमान इंसान ऑर्बिट हो गए। फिर हम क्या याद करें, फिर हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को याद किए कि कंट्रोवर्शियल था। फिर आइसोटोप्स के हाइड्रोजन को याद किए कि भैया आइसोटोप जो होता है वो भी कंट्रोवर्शियल था, उसको भी लिमिटेशन में रखो। फिर एनोमलस पेयर याद हुआ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए एटॉमिक मास का, लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, ये उनकी कमी थी। तो अमीर खान, तेरी इनकम, थाली परोसो कोई नहीं। फिर हम किसकी बात करें कि जो अनलाइक एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रख दिए, और जो लाइक एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिए। अनलाइक एलिमेंट्स जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में जो ए सब ग्रुप में हाईली एक्टिव और बी सब ग्रुप में हाईली लेस रिएक्टिव। उसी तरह लाइक एलिमेंट्स जो होते हैं अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनियम नोबल मेटल्स होते हैं, उनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए, अलग अलग में रख दिया। मॉजले का एक्सपेरिमेंट क्या किया, मेटल सर्फेस लिया, इलेक्ट्रॉन डाया, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी और जेड एटॉमिक नंबर अब आ गया। अब बात आ जाती है एटॉमिक नंबर की, वो इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो इनका ग्राफ किया गया, तो रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये मेन इक्वेशन हुआ करता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। इस तरह से हमने ग्राफ बनाया। याद है ना, ये वाला लाइन एप्लीकेबल होता है, ये वाला लाइन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जब आप देखोगे तो ये पॉजिटिव आता है, लेकिन हमको इस वाले लाइन का इंटरसेप्ट देखना है तो ये नेगेटिव आता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर अब क्या हो गया, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया एज कंपेयर टू एटॉमिक मास फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, ठीक है, मॉजले गई है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अब किस पे बेस्ड हो गया, सिंस मॉजले ने एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। नाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, देयर इज अ रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज। तो क्या हुआ, नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में 18th ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया रैमसे के द्वारा, ठीक। एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया, जबकि मेंडलीव ने केवल 8 ग्रुप्स में रखा था। फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक लॉ जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपका अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा इसी वीडियो लेक्चर के थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, जो भी करना है करो यार, मेहनत तो मेरी हो ही रही है। अब आपको देखना है कि मेरे मेहनत का रिजल्ट क्या होता है, वो आप पे डिसाइड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।